नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी आईआरसीटीसी एजेंटों के लिए जो लोग आईआरसीटीसी से रेलवे की ई टिकट बुक करके पैसेंजर को देते हैं। दोस्तों, आईआरसीटीसी के जितने भी एजेंट हैं सभी के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियम के अंतर्गत ही उन्हें काम करना होता है, लेकिन आजकल बहुत से एजेंट हैं जो उस नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। और कई बार तो कुछ ऐसे अवैध कार्य जो है वो कर देते हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल तक भी जाना पड़ जाता है और भारी पेनल्टी उन्हें जुर्माने के तौर पर देनी पड़ जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि एक आईआरसीटीसी एजेंट को क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। जो हमारे सीएससी वीएलईज भाई हैं, जिन्होंने सीएससी के थ्रू रेलवे की एजेंट आईडी ली हुई है, उन्हें पता होगा कि अब जो है सीएससी का जो रेलवे का पोर्टल है वो चेंज हो गया है। अब सीएससी में जो है सीएससी सफ़र का जो एक नया पोर्टल आया हुआ है, उस पर जो है रेलवे की टिकट बुकिंग की जा रही है। तो जिस टाइम वो बुकिंग करते होंगे, एक पॉपअप खुलकर सामने आ जाता है। मोस्टली वीएलईज जो है उस पॉपअप को इग्नोर कर देते हैं, वो जस्ट आई एग्री पे क्लिक करते हैं और उस पॉपअप को क्लोज करके बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, उस पॉपअप पर जो है खास हिदायतें दी गई हैं कि एक सीएससी वीएलईज आईआरसीटीसी के जो एजेंट हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो हिदायत है वो केवल सीएससी वीएलईज को नहीं दी गई है। वो जितने भी आईआरसीटीसी के एजेंट हैं जिन्होंने कहीं से भी जो है आईआरसीटीसी का एजेंटशिप लिया हुआ है, चाहे पे वर्ल्ड हो गया या फिर एबिस कैश हो गया, इक्सिगो हो गया, यानी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो रेलवे के एजेंट बनाती हैं, उन सभी के लिए ये हिदायत है दोस्तों। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मैं आपको यहाँ पर लाइव जो है उस पॉपअप को ओपन करके दिखाऊंगा और एक एक पॉइंट को जो है बारीकी समझेंगे कि एक आईआरसीटीसी एजेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको वहां पर लाइव दिखाते हैं। तो साथियों, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं और सर्च बार में टाइप कर लेंगे trainbooking.csccloud.in। उसके बाद जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है सीएससी ट्रेन बुकिंग, आपको जस्ट सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है और टर्म एंड कंडीशन जो है आपको इसको टिक मार्क करके प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। डूज एंड डोंट फॉर आईआरसीटीसी सीएससी वीएलईज, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या करें क्या ना करें। ये सभी हिदायतें जो है सीएससी वीएलईज जो आईआरसीटीसी के एजेंट है उनके लिए है। तो सबसे पहला जो है स्टेप देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सुनिश्चित करें कि लेन देन ग्राहक की पूर्ण सहमति से किया गया है। यानी पहले स्टेप में ये कहा गया है कि जो भी कार्य आपको करना है वो जो पैसेंजर आपके पास टिकट बुक करवाने आया हुआ है उसके अनुसार ही करना है। जैसे वो कहेंगे, जहां उनको जाना है और जिस प्रकार से उन्हें जो है टिकट की बुकिंग करवानी है, यानी उनके अकॉर्डिंग ही आपको कार्य करना है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखिए, ग्राहक के लिखित इलेक्ट्रॉनिक अनुरोध को बनाए रखें और 6 महीने की अवधि के लिए सीएससी केंद्र में बुकिंग और रद्दीकरण दोनों के लिए ग्राहकों से आईडी प्रमाण की एक प्रति भी रखें। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने जो भी टिकट बुक किया है, चाहे कैंसिल किया है, उसकी एक कॉपी आईडी के साथ आपको 6 महीने तक कम से कम आपके पास आपके सीएससी केंद्र पर होनी चाहिए। तो आपको ये डिटेल अपने पास रखनी होगी ताकि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपके पास उसका रिकॉर्ड होगा और जिससे आपको कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद अब आते हैं थर्ड पे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के उल्लंघन के मामले में रुपए का पेनल्टी 5000 प्रति मामले कर आईआरसीटीसी द्वारा लगाया जाएगा। यानी ये जो दोनों आपको बातें ऊपर बताई गई हैं,
अगर आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी लग सकती है किसी भी एक मामले पर, जो कि IRCTC आपके ऊपर जुर्माने के तौर पर लगा सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये जो दोनों चीज़ें जो आपको बताई है ऊपर, वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे, बुकिंग के समय ग्राहक का मोबाइल नंबर ही दर्ज करें। यानी जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो आप जो पैसेंजर जाने वाला है उसी का आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ये ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, ऐसा भी नहीं करेंगे तो भी आपको जुर्माना लग सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों, ग्राहक को अंतिम टिकट का प्रिंट अवश्य दें। जब आप टिकट बुक कर लेते हैं, जब लास्ट में जो प्रिंट आउट निकल के आता है, वो उसकी एक कॉपी जो है आपको ग्राहक को अवश्य ही देनी चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, ग्राहक की पूर्व सहमति से ही टिकट रद्द करें। यानी जब आपको कैंसिल करना है उसमें भी आपको पूरी सहमति होनी चाहिए कस्टमर की। यानी अगर कस्टमर आपसे नहीं कहता है और आप जो है टिकट को कैंसिल करके आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो ऐसा भी अगर काम करेंगे तो भी आपके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों आगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, TDR अनुरोध को संसाधित करने से पहले ग्राहक को लिखित अनुरोध प्राप्त करना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मान लो कोई ट्रेन 3 घंटा से ज़्यादा लेट हो गई, उस केस में हम TDR फाइल करते हैं। या फिर जिस बोर्डिंग पॉइंट से आपने टिकट बुक किया है, जहाँ से टिकट बुक किया है, और वो ट्रेन वहाँ पर नहीं आ रही है, वो किसी और रूट से जा रही है, तो उस केस में भी हमें TDR फाइल करना पड़ता है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो हमें TDR फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको TDR फाइल करने से पहले ग्राहक से लिखित में जो है एक रिक्वेस्ट लेटर जो है आपको लिखवा लेना है कि इस कारण से जो है मुझे जो TDR फाइल करना है। क्योंकि अगर बाय द वे आपने TDR फाइल किया और कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया कि मैंने ऐसा नहीं करवाया है या मेरे द्वारा नहीं किया गया है, तो इस केस में भी आप फंस सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको जो है कस्टमर से एक कॉपी जो है लिखवा लेनी है कि हाँ, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुझे जो है TDR फाइल करना है, मेरी ट्रेन जो है 3 घंटे ज़्यादा लेट हो गई है इसलिए, या जो है मेरी ट्रेन जो है मेरे बोर्डिंग पॉइंट पर नहीं आ रही है, वो अलग से रूट से जा रही है। यानी जो भी मैटर है कस्टमर का, उसका एक जो है आपको कॉपी लिखित रूप में आपको अपने पास रख लेनी है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी एक जरूरी कार्य है दोस्तों, ये आपको अवश्य ही करना चाहिए। बात छोटी छोटी है दोस्तों, पर है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपको भारी पेनल्टी दे सकती हैं दोस्तों। तो आगे पॉइंट पे बात करते हैं। अब देख सकते हैं आप, नीचे लिखा भी हुआ है, उसी के उल्लंघन के मामले में रुपए का पेनल्टी 5,000 प्रति मामले कर IRCTC द्वारा लगाया जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं करना है। अब एक IRCTC एजेंट को क्या नहीं करना है ये भी सुन लीजिए। टिकट पर उल्लिखित राशि के अलावा अधिक शुल्क न लें। बिल्कुल सही बात है। आजकल ज़्यादातर यही देखने में आ रहा है कि एजेंट लोग जो है प्रिंट जो है छप के आता है, भाई इतना टिकट का दाम है, ये आपको शुल्क लग रहा है, कंप्लीट पूरा डिटेल आती है और लास्ट में लिखा होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो लिखा होता है उसके बावजूद भी जो है एजेंट जो है कस्टमर से 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, जो कि गलत है दोस्तों। अगर ऐसा भी करते हुए पकड़े गए तो भी उनके ऊपर भारी जुर्माना लग सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो प्रिंट जो छप के आ रहा है उसमें आपका सर्विस चार्ज भी उस पर देखने को मिलेगा, जो 20 रुपया एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज है, PG चार्जेज है, सब कंप्लीट लिख के लास्ट में टोटल अमाउंट लिखा होता है, वही आपको कस्टमर से लेना है, उससे अधिक शुल्क आपको नहीं लेना है दोस्तों। तो ये पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, व्यावसायिक उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत ID के माध्यम से बुक किए गए टिकटों को न बेचें। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। आपको टिकट जो बुक करना है वो रेलवे की एजेंट ID के थ्रू ही बुक करना है। उसी टिकट को आप जो है कस्टमर को बेच सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आप अपने निजी ID से अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो उसको आपको बिल्कुल भी सेल नहीं करना है। वो आपके पर्सनल जो है काम के लिए बनाया गया है। यानी आप अपनी पर्सनल ID से अपने माता पिता, अपने परिवारजन का टिकट बुक कर सकते हैं, अपने भाई का टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप किसी कस्टमर का टिकट बुक करके उसे जो है बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको अपने एजेंट वाली ID से ही जो है कस्टमर का टिकट बुक करके बेचना है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, मैं आपको एक एक स्टेप जो है बारीकी समझा रहा हूँ यहाँ पर।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के उल्लंघन के मामले में रुपये पेनल्टी 20,000 प्रति केस टैक्स IRCTC द्वारा लगाया जाएगा और आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको ये जो ऊपर के जो दिए गए हैं, यानी आपने अगर एक्स्ट्रा चार्ज लिया कस्टमर से उस केस में, या आपने पर्सनल आईडी से टिकट बुक करके सेल किया उस केस में, आपको 20,000 रुपये प्रति केस जो है टैक्स IRCTC द्वारा लगाया जाएगा और आपकी जो है आईडी को भी ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। उसके बाद देखिए, अपने IRCTC एजेंट क्रेडेंशियल साझा ना करें, यानी आपको अपना IRCTC का जो भी एजेंट आईडी और पासवर्ड मिला है उसे आप बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करें। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, टिकटों का ट्रांसफ़र या पुनर्विक्रय न करें। टिकटों को आप ट्रांसफ़र भी नहीं करते, यानी जो टिकट आपने बुक किया है वो किसी और के नाम आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है या और किसी और को आपको ये नहीं बेचना है। जिसके नाम से आपने टिकट बुक किया है आपको उसी को ही वो टिकट देना है, किसी और को उस पर ट्रांसफ़र करके आप बेच नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पर यह भारतीय रेलवे नियमों के तहत धारा 142 के तहत दंडनीय है। किसी भी रूप में या प्रिंट मीडिया पर IRCTC लोगों का प्रयोग न करें, यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी फॉर्म आप जो अभी टिकट आपने बुक किया है या कुछ भी किया है उसमें आपको एडिट करके कोई भी IRCTC लोगों का यूज़ नहीं करना है। जैसा प्रिंट आ रहा है आपको सेम एज इट इज़ उसे कस्टमर को देना है, उसमें आपको लोगो वगैरह IRCTC का या कुछ भी ऐसी चीज़ जो है नहीं डालनी है। तो दोस्तों, एक बार ये लास्ट वाला और देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण पर्ची ERS को मॉडिफाई बदल छेड़छाड़ न करें, यह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय है। यानी जो भी प्रिंट आउट आप कस्टमर को निकाल के दे रहे हैं वो एज इट इज़ जो IRCTC ने बना कर दिया है सेम आपको वही जो प्रिंट देना है कस्टमर को। उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है, यानी उसमें कोई भी फेरबदल आपको नहीं करना है। बहुत से लोग उसे मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें नाम जो है चेंज कर देते हैं या एज चेंज कर देंगे या मेल फीमेल चेंज कर देते हैं। तो इस केस में जो है अगर पकड़े गए तो ये भी धारा 420 के तहत एक दंडनीय अपराध है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि एक रेलवे के एजेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इससे अलग भी बहुत सी हिदायतें जो है अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके से दी गई हुई हैं, तो आप सभी उन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, तभी जाके आप जो है इस तरह के जुर्माने से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों मेरी आने वाली सभी वीडियो इसी प्रकार की हेल्पफुल होती है। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।